नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस सेशन में हम असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती का जो नया सिलेबस आया है, उसके हिसाब से हम पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये ट्रेंड कैसे रहेगा इसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का सिलेबस है, ठीक है? और उसको भाग अ, बी से यानी कि ए, बी, सी 3 पार्ट में बाँटा गया है। क्लियर है? 50, 15 और 35 इस टाइप का बाँटा गया। तो टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। हम ठीक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, अभी धीरे-धीरे 100 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी लेके आएँगे। लेकिन इसको 100 को जस्ट सिलेबस को आधा करके 50 क्वेश्चन तैयार किया गया है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट बस ए, बी, सी नहीं बाँटे हैं, पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसी रेशियो में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? और धीरे-धीरे हम लेवल भी बढ़ाएँगे। मैं भी आपको बता दूँ प्रैक्टिस सेट जो हम कराने वाले हैं, अभी जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर लेकिन अच्छे लेवल का, वन लाइनर लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम देखेंगे। धीरे-धीरे ना हर टाइप का लेवल हम ट्राई कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में धोखा ना खाएँ। वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी, फिर पूरे कूट वाले क्वेश्चन भी, जेकेएलएम वाले क्वेश्चन, फिर मिक्स कुछ वन लाइनर कुछ जेके, ताकि किसी भी प्रकार से हमें धोखा ना मिले। क्वेश्चन पेपर में बैठे तो सब चीज़ के लिए तैयार है, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं। जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी तो आपका काम है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, है ना? पहला सवाल, हू इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ चिल्ड्रंस ऐप परसेप्शन टेस्ट सीएटी मेथड? आपने अलग-अलग मेथड देखा होगा, कैट, टैट, है ना? तो ये सब मेथड देखा है। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? अब देखो इतने सारे टेस्ट हैं, इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे रिसर्चर हैं, इतने सारे दार्शनिक हैं, इतने सारे सिद्धांत हैं, कितने का नाम आप याद रखेंगे? उसका एक तरीका है रिलेट करके याद करना, कुछ ना कुछ रिलेट करके याद रखोगे, मेरा तरीका यही है, हमेशा आपको याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। देखो, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो चिल्ड्रन मतलब बालक ही हो गया, चिल्ड्रन मतलब बालक हो गया ना, तो बालक से बेलक याद करना, लियोपोल्ड बेलक, और नाम याद रहे ना रहे, सरनेम जरूर याद रहना चाहिए आपको। तो लियोपोल्ड बेलक इसके प्रोपोनेंट है, प्रतिपादक है, ठीक है? लियोपोल्ड बेलक, क्लियर, ध्यान रहेगा। एक्सप्लेनेशन भी डलवा दिया, आंसर भी साथ में है मेरे हिस्से में। अभी आगे चल के मनीष सर भी लेंगे, 20 क्वेश्चन के बाद बचे 30 क्वेश्चन को मनीष सर डील करेंगे, ऑल सब्जेक्ट हम अभी कवर करने वाले हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, दी गई पाठ्य सामग्री के अनुसार बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि का प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलक द्वारा 1948 में किया गया था, ठीक है? चलो उसके बाद एक टेस्ट है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द मिनीसोटा टेस्ट मेथड? मिनीसोटा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? अब इसको मैं कैसे याद किया, देखो हर चीज याद हो जाएगा जितना, देखो एमसीक्यूज में आपको ना बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो पूरा एक एक टॉपिक तैयार होते जाएगा, याद होते चलेगा। अरे मुश्किल से कितने टेस्ट होंगे? 50 टेस्ट होंगे, 100 टेस्ट होंगे, उससे ज्यादा क्या टेस्ट होगा? किताबें वाले भी क्वेश्चन डलवाया हूँ, इतनी सारी किताबें पूछ दिए जाते ना वहां से, कितनी किताबें होंगे? 50 किताबें होंगे, 100 60 किताबें होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में आएगा सब चीज को मैं रिलेट करा के याद करा दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, मिनी सोटा, तुम इसको ऐसे याद किया भैया, सोटना समझते हो? सोटना तो किसी सोटे, इतना सोटे हाथ पैर तोड़ गया, तोड़ दिए, इतना सोटे की तोड़ दिए भाई, टॉरेंस। तो टॉरेंस, तो मिनी सोटा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? टॉरेंस साहब हैं, ठीक है? और दी गई पाठ्यक्रम सामग्री के क्रमांक 27 के अनुसार मिनी, अच्छा ये कुछ दूसरा है, इसको काट दो। ये लॉर्ड, मिनीसोटा परीक्षण विधि के प्रतिपादक टॉरेंस है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑब्लिक बुक ऑन इंप्रूवमेंट इन क्लासरूम वर्किंग थ्रू एक्शन रिसर्च? विद्यालय के कार्य पद्धति में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान से किसका नाम जुड़ा है? ठीक है, किताब भी है, वो पद्धति वाला जो है विद्यालय वाला, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कैसे याद रखेंगे? मैंने बोला इतने सारे नाम है, रिसर्चर है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अब भाई विद्यालय आप जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, टिफिन लेके जाते हैं कि नहीं जाते? टिफिन लेके जाते हैं, ठीक है? तो विद्यालय के कार्य पद्धति में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान, देखो क्रियात्मक क्रिया तक वाला ना दो तीन पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। एक और क्रियात्मक वाला है, उसको मैं काम क्रिया करके याद कर लिया हूं, कामता प्रसाद है। एक और क्रियात्मक वाला है, उसको अगले बार डील करेंगे। लेकिन ये कैसा है? विद्यालय वाला, इस कीवर्ड को याद रखना। विद्यालय, तो विद्यालय में हम क्या लेके जाते हैं? टिफिन लेके जाते हैं। तो यार टिफिन से ना स्टीफन, स्टीफन एम कोरे, ठीक है, याद रहेगा, स्टीफन एम कोरे, क्लियर? चलिए, इस बात को आप याद रखेंगे। तो स्टीफन एम कोरे पॉपुलराइज्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन एंड एम्फसाइज्ड इंप्रूविंग क्लासरूम टीचिंग, किसके थ्रू? थ्रू सिस्टमैटिक रिसर्च बाय टीचर्स। स्टीफन एम कोरे ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च को लोकप्रिय बनाया। उनका उद्देश्य शिक्षकों द्वारा शोध के माध्यम से कक्षा शिक्षण में सुधार करना था। क्लियर है क्या? चलिए, अभी मैं जानकारी दे दूं, ये सहायक शिक्षक भर्ती का कोर्स है, क्लियर? पहले इसकी फीस बहुत ज्यादा थी, 5,000 रुपए थी, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, तैयारी करें, बिल्कुल इसमें हमारा स्वार्थ है, ठीक है?
बिल्कुल स्वार्थ है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको जाने भाई। बहुत अच्छा लगता है जब प्यार मिलता है छत्तीसगढ़ के हर कोने में, ठीक है? तो जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं एकदम कम से कम फीस पर 5,000 से काट कर कितना केवल और केवल 999 रुपए। लेकिन और मैं बता दूं आपको, ये कूपन कोड आप जरूर अप्लाई करें। ये कूपन कोड है सुपर, SUPER, सुपर 20, सुपर 20। ये कूपन कोड 20% आपको एडिशनल डिस्काउंट दिला देगा, ठीक है? शुरुआत में जब ये कूपन कोड कल लाया तो ये 20 स्टूडेंट के लिए था, लेकिन हालांकि मैं सेट के लिए लेकर आया था, बट इसको इसमें भी विस्तारित कर दिया हमने। ये कूपन कोड अप्लाई करें, ये कोर्स, टेस्ट सीरीज, सारा चीज परचेस कर ले, बहुत ही कम फीस पर आपको मिल जाए, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज भी अभी से दिलाते चले ना, टेस्ट सीरीज भी अभी से दिलाते चले। और 40 टेस्ट, 32 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 8 फुल एंड टेस्ट है। फुल एंड टेस्ट को अभी नए सिलेबस के हिसाब से फिर से हम उसको रीडिजाइन करेंगे, ठीक है? जैसा सिलेबस है फुल एंड टेस्ट मतलब जैसे एग्जाम में आना है वैसे ही शिक्षक भर्ती का भी है। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वो फॉलो कर लें। अच्छा, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, योगेश साहू क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। और ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाली संस्था ही, ठीक है? योगेश साहू क्लासेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाली संस्था है। तो हमारा परिवार है ये, सिर्फ योगेश साहू का नहीं है, आपका है, ठीक है? तो इसको जरूर डाउनलोड करें, जुड़े हमसे। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्कूल ऑफ इन्फेंसी? ये सब सीडीपी से रिलेटेड है ना, सीडीपी वाले पार्ट है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? अब इसको मैं कैसे याद किया? अभी मैं, जैसे कई बच्चे बोलते हैं स्कूल वाले दिन क्या मस्त दिन थे, बहुत याद आते हैं, लेकिन मुझे वैसा फील नहीं होता। स्कूल में समझ लो बुली किया जाता था, तो अपने को मजा नहीं आता था, उतने ज्यादा दोस्त यार थे नहीं, जाने में कोई इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी नहीं रहती थी कि वहां सीखेंगे, जाएंगे, खेलेंगे, मजा करेंगे, ये दोस्त कोई नहीं था। तो मेरे स्कूल में तो सब कमीने कमीने लोग थे, कमीने कमीने लोग थे, तो कमीने से आगना कैमिनेस, ठीक है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कमेनियस, ठीक है? कमेनियस, जॉन एमोस कमेनियस। सरनेम याद रखना, कमेनियस, याद रहेगा। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, कमेनियस, ठीक है? तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है। देखो, जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी के लेखक है जॉन एमोस कमेनियस, जिन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जो कहा जाता है, इस पुस्तक में उन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा तथा बच्चे के प्राकृतिक विकास के अनुसार शिक्षण पर बल दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अभी मैं बता दूं, ये मौका मत छोड़ना आप, ठीक है? थोड़ा सा भी अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बहुत अच्छी तैयारी हुई है, देखो जो बच्चा 100 में 10-20 मार्क्स लेके आने वाला है ना, वो ऐसी फेल है, वैसी फेल है, ठीक है? असली कंपटीशन ना जो ऊपर के 60, 70, 80 मार्क्स वाले रेंज के बच्चे थे, इन्हीं में कभी कभी हो सकता था ऐसे बच्चे जो 80 लेके आ सकते थे वो 60 में अटक जाते हैं, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो ना, तो ये मत सोचो कि भाई आप बाकी बच्चों को कंपीट नहीं कर सकते, उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ सकते हो। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ लिए तो मैं बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करके चलना है, ना अंडर ना ओवर, ठीक है? क्योंकि अच्छे अच्छे महारथी लोग बैठ रहे थे, बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं, बहुत सारे अर्जुन हैं, ऐसे अर्जुन हैं जो भैया सब चीज जान रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कई सालों साल से, और उनको ट्रेन करने वाले से द्रोणाचार्य भी मिल जाए। सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ योगेश साहू, हर टीचर आपको तैयार कर रहा है, ठीक है? चलो, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, अभी देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट क्वालिटी चेंजेस, क्वांटिटी चेंजेस, पूरा क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, ठीक है? ओनली फिजिकल, तो बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेंजेस, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों, ठीक है? अब समझिएगा क्वांटिटी चेंजेस क्या है, ग्रोथ एंड, ये क्या बोल दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ में ज्यादातर हम क्वांटिटी चीज ले सकते हैं, क्वांटिटी मतलब जिसको गिना जा सके, हाइट बढ़ रहा है गिना जा सकता है, पहले बोले 3 फीट का था, फिर 4 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, मेजर किया सकता है, मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव। वेट पहले 40 किलो था, 50 किलो हो गया, 60 किलो हो गया, मेजरेबल है। क्वालिटेटिव क्या, फिर जो उसकी स्किल्स है, अब उसको मेजर कर सकते हो क्या? बोले नहीं सर वो सब आईक्यू टेस्ट नहीं, ज्यादातर चीजें मेजरेबल है, वो एक एकदम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप सीख रहे हैं, लगातार एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, आप आपका स्किल डेवलप हो रहा है, आप नॉलेज एनहांसमेंट हो रहा है, ये क्वालिटेटिव टर्म हो जाता है, ठीक है? ये लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? विच ऑफ दिस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। देखो, प्रभावित तो सभी करेंगे, बुद्धि करेगा, भौतिक पर्यावरण करेगा, बायोलॉजिकल फैक्टर करेगा, हेरिडेटरी फैक्टर करेगा, सब करेगा, लेकिन वो पूछ रहा है एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर से तात्पर्य फिजिकल एनवायरनमेंट से है। बोले सर ये भौतिक पर्यावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब क्या? तो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष के बाहर जो भी चीजें मौजूद है वो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है? उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो समाज है, वो सब फिजिकल एनवायरनमेंट है। क्लाइमेट से प्रभावित हो सकता है, उसके इर्द गिर्द जो संगत है उससे वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है? तो
बाहरी चीजों से प्रभावित होने वाला टर्म किस में आ जाएगा? फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना, एक्सटर्नल। Physical environment is an external factor that influences a child's growth and development. It includes nutrition, climate, sanitation, housing, school environment and other surrounding condition. मैंने बोला जो उसके बाहर इर्द गिर्द जो भी मौजूद है सब एक्सटर्नल है, सब बाह्य कारक है जो उसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर क्या? According to Jean Piaget, cognitive development starts as dash stage: concrete, operational, pre-operational, formal operational. तो देखो ये ना आप लाइन से ऐसे याद रखेंगे। 4 स्टेज मैं बता रहा हूँ, चारों स्टेज को आप याद रखना। 1 2 3 4। एक 0 से 2 यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक, फिर 2 से 7 साल, फिर 7 से 11 साल, फिर 11 से 15 साल। ये 4 स्टेज है। 4 स्टेज कैसे याद रखना? एसपी, ठीक है क्या? एसपी, सीएफ, एसपी, सीएफ करके याद रख लेना। तो एक है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर। इस समय बच्चा अपने सेंसेस से जानकारी ग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, सीखता है। ठीक है, सेंसरी मोटर हिंदी में भी देख लेना, संवेदी पेशी। उसके बाद पी से आ जाएगा प्री ऑपरेशनल, फिर सीएफ, सी से आ जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर एफ से आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी में भी सारे नाम दिए हुए। तो जीन पियाजे साहब क्या बोलते हैं? जीन पियाजे ये कहाँ के हैं? ये कौन से देश के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। किधर के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। तो जीन जान एकदम मस्त स्वीट सा नाम है, तो स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है। सिगमंड फ्राइड कहाँ के हैं? ये सब याद रहना चाहिए आपको। सिगमंड फ्राइड कहाँ है? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया वीना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है। टर्मन साहब कहाँ के हैं? टर्मन अमेरिका के हैं। ठीक है, टर्मन कहाँ? अमेरिका के हैं। स्टर्न कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। ठीक, कहाँ के? जर्मन के। ऐसे सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अरस्तु, प्लेटो, ये सब कहाँ के? यूनान के लोग हैं, ग्रीक के लोग हैं। पोम्पोलॉजी लॉग कहाँ के? इटली के हैं। ऐसे पूरे सब के नाम कौन कौन से देश से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो सेंसरी मोटर समझ गए, सेंसेस से सीखता है। तो पियाजे भाई साहब क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिंस विद द सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years. ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट्स लर्न थ्रू देयर सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, संवेदी पेशी। देखो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव वर्ड आ जाता है ना तो घबराना, कई लोग को यही नहीं समझ आता। तो जो भी समझने से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, समझने से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, वो कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक है। ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास, संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर अवस्था यानी कि शुरू से 2 वर्ष से शुरू होते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। क्लियर है क्या? चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो ही और शी कैन नॉट सी और हियर देम इज कॉल्ड। एक बच्चे की यह समझ की वस्तुओं का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब वो उन्हें देख या सुन नहीं सकता, क्या कहलाता है? मैं अभी रियल लाइफ 2 एग्जांपल देता हूं। कल ही मैं अपने भांजे के साथ खेल रहा था। अब वो अभी 2 साल ही होने वाला है, 26 जुलाई, कल उसका बर्थडे है, 2 साल का होगा। अब उसके पास एक खिलौना, कार वाली खिलौना, मैं उसको क्या किया, पकड़ा, खेल रहे थे साथ में, मैं उसको कंबल के नीचे छुपा दिया। टॉवेल, कंबल मतलब चादर के नीचे छुपा दिया। अब उसके सामने दिख नहीं रहे। तो यही इस क्वेश्चन का सार है, आंसर है अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब उस बच्चे को मालूम है, कान्हा को मालूम है कि भैया वो कार जो है वो अभी भी कंबल के नीचे है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, लेकिन है, वो अस्तित्व में है। इवन दो ही और सी कैन नॉट सी और हियर देम, उसको सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो, तो वो चादर को उठा के देख रहा है। समझ रही बात? उसको मालूम है कि वो है, अस्तित्व में है। एक और उदाहरण, फिर बॉल खेल रहे थे, बॉल सोफा के नीचे चले गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको मालूम है, तो वो झांक के देख रहा है। ठीक है। तो इस टॉपिक, इस जो कंसेप्ट उसको क्या बुलाते हैं? इसको कंसेप्ट को बुलाते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, याद रहेगा क्या बुलाते हैं इसको? वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज पियाजेस concept developed during the sensory motor stage. It means a child understanding both an object continues to exist even when it is out of sight or cannot be heard. ठीक है, मतलब जब वस्तु दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, फिर भी वो अस्तित्व में है। उस टॉपिक को क्या बोले, उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज, देखो पहली बात तो ये समझ लेना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब चाइल्ड सेंटर में रहेगा। बोले सर ये क्या जवाब है? यही सही जवाब है। बच्चे को केंद्र में रखकर सारा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को ही ध्यान में रख के बताया जाए, यही चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इसका मतलब है जरूरत और रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करना, द एम ऑफ, यही पहले ही सही है। ठीक है।
टू गाइड द चाइल्ड टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट, उसके नीड के हिसाब से, उसके क्यूरियोसिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको टीच करना। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं तथा सक्रिय सहभागिता के महत्व को सहभागिता को महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षक ज्ञान देने वाला मात्र नहीं बल्कि मार्गदर्शन में सहयोगी की भी भूमिका निभाता है। सिर्फ उसको ज्ञान नहीं देना है, उसको बच्चों को भी देखना है कि बच्चे क्या चाहिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? एम्फोसिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, एम्फोसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एम्फोसिस ऑन सेल्फ लर्निंग, एम्फोसिस ऑन क्लासरूम टीचिंग। देखो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक सीमित नहीं है ना, चाइल्ड सेंटर टीचिंग क्लासरूम टीचिंग तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो क्लासरूम टीचिंग वाला बस ऑप्शन हट जाएगा, बाकी सब चाइल्ड सेंटर टीचिंग है। अनुभव आधारित अधिगम पर जोर देना, समग्र विकास पर जोर देना, है ना, खुद से पढ़ के कर के सीखेगा वो, उस पर जोर देना। क्लियर है क्या? तो ये पूरा सीडीपी वाला कंसेप्ट कवर हुआ। आपको मालूम है कि कंप्यूटर भी है, फिर हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम सब सब्जेक्ट को शामिल किया, 50 क्वेश्चन गए। कैसे लगा ये जरूर बताना। देखो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स देखता हूँ, भले सबकी रिप्लाई कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगता है आपकी प्रतिक्रिया जान के, आपको अच्छा लगा और आप एक जीवन में एक चीज याद रख लेना, ये मेरे चैनल का, चलो मेरे चैनल वाला छोड़ दो, ये पार्ट, ये वीडियो वाला पार्ट छोड़ दो, और मैं आपको एक सीख दे देता हूँ। आपके पास जो है, आपको जो मिल रहा है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं किए ना, आपको कभी कभी भी आप उस चीज से हाथ धो बैठोगे। सही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हर क्षेत्र में लागू होता है। आपके माँ बाप हैं, भाई बहन, आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, छूट जाएंगे किसी दिन, आप सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आपके मित्र हैं, महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, जो भी है मित्र है, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, वो एक दिन छूट जाएगा आपसे, तब आप उसको याद करोगे। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इतना मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं अगर आप अपने इन्वायरमेंट में झांक के देखेंगे ना, हो सकता है जो आपके हेल्प किया आप उसकी कदर नहीं किए, आपको जो पढ़ाया आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किए। तो एक्सप्रेस करना होता है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नो डाउट, बुरा लगता है तो बोलते हैं, बुरा लगने में नहीं सोचते कि बोल दे। तो अच्छा लगता है तो भी आपको प्रतिक्रिया देना ही, लाइक करना है, ठीक है, शेयर कर देना है। विच मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं किया सकता। कौन सी मेमोरी? तो मैं आपको एक बात बता दूं, समझना बात को। जैसे मेमोरी जो है वो दो भागों में बांटी गई है। मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस करने के बेसिस पे प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी ऐसी कोई प्राथमिक मेमोरी बुलाता है, और दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीयक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बुलाता है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 4 उदाहरण याद रख लेना, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश, ठीक है। ये सारे प्राइमरी मेमोरी है, इसके अलावा जो बच गया सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, रोम प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी कार्ड प्राइमरी मेमोरी नहीं, और इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया सकता, बाकी सबको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an input device which can sense light and use to point as a spot on video screen? लिमिट में से कौन सा इनपुट उपकरण प्रकाश का संवेदन कर सकता है तथा वीडियो स्क्रीन पर स्थान इंगित करने के लिए उपयोगी है? देखो लाइट पेन, प्लॉटर, माउस, जॉयस्टिक। प्लॉटर तो है, ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन से खत्म। ये बाकी सब पॉइंटिंग डिवाइस है ना, और इनपुट डिवाइस में और पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन जॉयस्टिक जो है मेन गेम अगर खेलने के लिए आता है, माउस नॉर्मल पर्पस है। ये जो लाइट वाली बात कर दिया कि लाइट को सेंस कर सकता है, तो फिर लाइट पेन सही आंसर हो गया इसका। क्लियर है? चलो, अच्छा मैं बता दिया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा ना, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। क्लियर है क्या? उसके अलावा कई लोग सेट की भी तैयारी कर सकते हैं भाई। सेट, मैं कॉमर्स के फील्ड में सेट कवर करा रहे हैं हम लोग, और मैं खुद नेट क्लियर कॉमर्स के फील्ड में पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो तो वहाँ जुड़ सकते हैं हमारे सेट वाले में भी, कॉमर्स में खास करके। और पेपर वन, खाली पेपर वन का भी अलग से सेपरेट हम कवर करा रहे हैं। क्लियर? चलो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज फॉर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसको हिंदी में भी बोल देता हूं मैं। देखो, हिंदी में नहीं है क्या? चलो ठीक है। अच्छा, हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश का पेडागोजी वाला पार्ट है ना, कोई बात नहीं, इंग्लिश का ही पेडागोजी वाला पार्ट है, इसलिए हिंदी में नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज, भाषा, भाषा किस लिए सीखते हैं आप? भाषा का क्या काम है ये बता दो।
भाषा का क्या काम है ये बता दो। क्या भाषा का काम इंटरेक्शन करना नहीं है? मैं और आप नहीं समझ रहे, मैं हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और कम्युनिकेशन अलग से एक चैप्टर है। कम्युनिकेशन मतलब क्या? विचारों का, शब्दों का, समझ का आदान प्रदान, क्या है? कम्युनिकेशन है। तो प्राइमरी फंक्शन लैंग्वेज का यही है, भाषा का। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। पर्सनल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रा पर्सनल, इंटर। इंटर मतलब कोई दूसरा सामने वाला मौजूद रहेगा, जैसे इंटरनेशनल मैच बोलते हैं। इंटरनेशनल यानी कि अभी इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, वो इंटरनेशनल मैच है। इंटर स्टेट सेल यानी कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच सेल किया तो आप बोलेंगे इंटर स्टेट सेल है। इंट्रा मतलब वही वही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, एमपी के ही अंतर्गत। वैसे इंट्रा पर्सनल मतलब मैं अपने अंदर से बात कर रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ, इंट्रा पर्सनल। इंटर पर्सनल मतलब मैं सामने वाले से कैसा बात कर रहा हूँ, कैसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इंटर पर्सनल जहाँ पे दो एक या जो मतलब दो से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए या दो लोग इन्वॉल्व रहे। ये बात भी सही है, लेकिन क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन है? क्या इसकी व्याख्या करता है? ये व्याख्या करता है नहीं करता, उसको बताने के लिए आपको बीच में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बारीक सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम योगेन साहू है, पहला स्टूडेंट सही बिल्कुल। आपका नाम प्रणीत है, वो भी बात सही है, लेकिन मेरा नाम योगेश साहू है क्योंकि आपका नाम प्रणीत है, कोई तुक बैठ रहा है। ये सही व्याख्या क्या? नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो ऑप्शन सही सही हो जाएगा। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज द ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स? तो ये फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का आंसर है ना। फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द ओरिजिन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन? नाउन कौन सा भैया? ऑनेस्टी, क्विकली, ब्यूटीफुल, राइट। तो देखो, वो व्यक्ति ईमानदार है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। ईमानदार से आप निकालो ईमानदारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। ईमानदार से निकाल लो ईमानदारी। ठीक है, समझिए? वो बच्चा शर्मिला है, शर्मिला उसका क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। शर्मिला से निकाल लो शर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मिठाई से, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चाय बहुत मीठी है, उस मीठी से मिठास निकाल लो, मिठास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस वैसी वो बच्चा ईमानदार है, ईमानदार से ईमानदारी निकालो। ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन है, तो ये ऑनेस्टी नाउन। ठीक है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? पहला ही ये 20 ऑप्शन देख के समझ आ रहा है, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब समझना, शी गो और शी गोज यही है, बाकी देखो शी गोइंग टू स्कूल एवरी डे नहीं, गोइंग डायरेक्ट इज एम आर के बाद ही गो आईएनजी फॉर्म लगता है, कभी भी देखेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, ओके। गॉन, इसके पीछे हैज या हैड लगना चाहिए था, तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। शी हैड गॉन टू स्कूल, एवरी डे बोल दिया मतलब वो भैया डेली वाले नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दोनों तो है नहीं, इसको हटा दो, ऊपर से बीच में वर्ड भी गायब है। शी गो टू स्कूल, शी गोस टू स्कूल, तो ध्यान रखना हमेशा ही के साथ ईएस वाला वर्ड लगता है। ही शी गो होगा कि गोज होगा? तो गोज होगा। ठीक है, आई के साथ गो, यू के साथ गो। ठीक है, आई गोज टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये सब ध्यान रखना आपको है ना, गो गोज गो, ये क्या है उसको ध्यान रखना है। तो ही शी के साथ हमेशा क्या लगेगा? गोज लगेगा, मतलब एस वाला लगता है। ठीक है, चलो, तो शी गोज टू स्कूल एवरीडे, ये सही है। अब एक पैसेज इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक पैसेज है और इसमें मैं आपको वो क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, और पूरा सेंटेंस पढ़ने से ना एक उसका क्रक्स समझ आता है, जो वर्ड पूछना चाह रहा है ना, वो क्या पूछना चाह रहा है वो समझ आया है। ये मेटिकुलस, मेटिकुलस वर्ड पर ध्यान देने बोल रहा है। रिया वाज मेटिकुलस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जामिनेशन। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, पूरा ये वर्ड नहीं समझ आया, हाँ तैयारी कर रही भैया, ठीक है, क्या हो गया उसके बाद? शी ऑर्गेनाइज हर नोट्स केयरफुली, अच्छा अपने नोट्स अच्छे से बनाई। फॉलो द स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, अच्छा टाइम टेबल फॉलो की। चेक एवरी आंसर, दोबारा चेक की, ठीक है, बिफोर सबमिट असाइनमेंट। क्या है वो ना, ध्यान दे रही है, बहुत ज्यादा केयरफुल है। ठीक है, रिया वाज मेटिकुलस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए बहुत कॉन्शियस है, सचेत है, केयरफुल है, प्रिसाइज है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। क्लियर? छत्तीसगढ़ का भी पोर्शन है आपके है ना, छत्तीसगढ़ जी के, तो उसके भी क्वेश्चन है दो तीन। काचिन गादी किस माह में मनाया जाता है? ये सबसे पहले आपको याद रखना, काचिन गादी है क्या? तो आपको मालूम अभी बस्तर दशहरा चालू हो जाएगा भैया अगले महीने। अभी आषाढ़ चल रहा है, अगले महीने सावन रहेगा। सावन अमावस्या से, इसका अगला क्वेश्चन, सावन अमावस्या के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। सावन अमावस्या, इस दिन ना तीन त्यौहार मनाए जाते हैं, तीनों त्यौहार को आप याद रखेंगे। इस दिन एक त्यौहार है हरेली, एक और अम्मुस,
और एक त्योहार है बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा, ठीक है। तो सावन अमावस्या के दिन कौन कौन सा पर्व मनाया था, तो हरीली, अम्मूस और बस्तर दशहरा ऑल ऑफ द वो, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब ये बस्तर दशहरा का एक कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है, उसके कोड ऐसे हैं PDK, RK, R, MB, MO, ये सब पढ़ाया हूं है ना। M 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा। तो P से पाठ यात्रा, D से डेरी गड़ाई। ये देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे पूरा मैं कंसेप्ट बताते चल रहा हूं, तो आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो रहा है। PDK, से अगना काचिन गादी, तो यही काचिन गादी की बात कर रहा है, काचिन गादी। पाठ यात्रा, ये जो जिस दिन हरेली हम लोग मना रहे हैं ना, उस दिन बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है पाठ यात्रा से। ये सावन अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? सावन अमावस्या के दिन। डेरी गड़ाई, ये भादो शुक्ल पक्ष के 12वें या 13वें दिन होता है, ठीक है, 12वें या 13वें दिन होता है डेरी गड़ाई, ठीक। पाठ यात्रा में एक सरगी या साल वृक्ष बोल सकते हैं, उसका एक टहनी काट कर लाते हैं, जिसको बोलते हैं ठुल्लू कोटा लकड़ी, उसी पाठ पूजा करते हुए पाठ यात्रा कार्यक्रम है। डेरी गड़ाई में स्तंभ ओपन किया जाता है। काचिन गादी, काचिन दरअसल माता का नाम है, और गादी मतलब गद्दी, लेकिन वो कांटों वाली गद्दी होती है। आप बस्तर दशहरा में क्लिप जरूर देखे होंगे, बस्तर के राजा आशीर्वाद ले रहे हैं, है ना, पूजा कर रहे हैं किनकी, वही काचिन माता की, काला कपड़ा पहने हुए एक बच्ची की, वो बच्ची के में माता को आरूढ़ कराते हैं, है ना, वही काचिन माता है। तो काचिन गादी, तो काचिन गादी कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं क से काचिन गादी, क से कुंवार अमावस्या, कुंवार अमावस्या, ठीक है। तो याद रखना ये कब मनाया था? कुंवार अमावस्या को। सावन अमावस्या के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है हरेली, अम्मूस, बस्तर दशहरा सभी। फुल्की पाटा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? मैं आपको एक कोड बता देता हूं। जहां भी आपने पाटा देखा, तो पट से हेडशॉट बोलते हैं ना, पट से हेडशॉट, तो हेड मतलब मुड़ी, पट से मुड़ी मार दिए। तो जहां आपने पाटा देखा वहां एक ही आंसर आएगा, मुड़िया। लेकिन कुछ पाटा और है, जैसे लिंगो पाटा, पुरुड़ पाटा, ऐसे अलग अलग पाटा है ना। तो लिंगो पाटा, विशेष रूप से लिंगो पाटा है ना, ये पाटा मुड़िया का नहीं है। लिंगो पाटा दरअसल प्रधान जनजाति का, किसका है? प्रधान जनजाति का है। बाकी सब जितने भी पाटा मिलेंगे वो मुड़िया वाले से संबंधित है। क्लियर है क्या? तो इसके बाद मनीष सर लेंगे, लेकिन इससे पहले फिर मैं बता देता हूँ, सहायक शिक्षक भर्ती का कोर्स आप बहुत कम फीस पर अवेलेबल। कई लोगों को लगता होगा सर फीस कम है, कुछ क्वालिटी में कमी क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, फीस कम इसलिए है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सर्व कर पाए। एक स्वार्थ है, पैसा नहीं कमाना है, लोग जोड़ने, ठीक है, प्यार कमाना है, ठीक। तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दे, ठीक है। और जितना कोई 7,000, 8,000, 10,000 फीस लेके आपको नहीं पढ़ाएगा, हम यकीन के साथ कह सकते हैं इतने इससे कम फीस पर हम बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई भी आके पढ़ा दिया आपको, सारे एक्सपीरियंस टीचर, सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, ठीक है, जो आपको पढ़ाएंगे, चाहे मैं हूँ, दीपक सर हूँ, मनीष सर हूँ, सब आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा देंगे। और वो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना भाई, वो कूपन कोड है SUPER सुपर 20, ये 20% आपको ऑफर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और एक्स्ट्रा 20% ये कुछ दिन के लिए है, तो आप अप्लाई कर लें, अदरवाइज वो मौका छूट जाएगा। तो यहाँ से आप मनीष सर कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करें, ठीक है, और यहाँ से पूरा मनीष सर पढ़ाएंगे। चलो देखो, अगला सवाल 21 नंबर का क्या बोला जा रहा है? कथन और कारण वाला सवाल देखना है ना। इस बार व्यापम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, और ये कथन कारण वाला सवाल बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। तो कथन में देखो क्या बोला गया है, यदि ए और बी का वैल्यू कितना दिया है? 5:8, ठीक है, और बी और सी का वैल्यू दिया है 4:7। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आप A/B/C इसको निकालते हैं, और इसमें करते क्या है, जो दो वैल्यू दिया होगा, जिसका किसका, बी का दो वैल्यू दिया है, तो उसको एक में मर्ज करोगे। कहने का क्या मतलब है, A/B का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखो 5 और 8 का दिया है, ठीक है। और उसके बाद देखो B/C का वैल्यू कितना दिया है, 4 और 7 का दिया है। तो कर क्या रहे हैं भाई, जिसका वैल्यू समान है उसको संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, एक अनुपात बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 5 चौं 20, 8 चौं 32,
8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये अपन रेशियो निकाले हैं 20। ठीक है, 32 और 56। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, ए रेशियो सी का वैल्यू पूछा है। किसका पूछा है? ये हमारा ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू है। लेकिन अपने को पूछा किसका है? ए रेशियो सी का। ए रेशियो सी कहने का क्या मतलब है? 20 और 56 का। 20 और 56 का। तो इसको और काटो, किससे जा रहा है देखो, 4 से जा रहा है क्या? 4 पंचे 20, 4 एक कम 4 और 4 चौं 16। तो अनुपात कितना निकल रहा है देखो, ए रेशियो सी का अनुपात कितना निकल रहा है? 5:14। 5:14 आ रहा है क्या? तो बिल्कुल ये आपका पहला कथन क्या दिख रहा है भाई? सही दिख रहा है। ठीक है, पहला कथन सही दिख रहा है। दूसरा देखो, कारण देखो, कारण आर के बारे में क्या बोला जा रहा है? समान पद, समान पद बी, समान पद बी है क्या? यहाँ पे देखो, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। इन समान पद को क्या करके बराबर करके अपन क्या कर रहे हैं भाई? संयुक्त अनुपात निकाल रहे हैं। इन दोनों वैल्यू को बराबर करके संयुक्त अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इसका कारण जो है ये भी क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। मतलब ये सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और ये क्या कर रहा है भाई? एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखो, ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें देखो 22वें नंबर का सवाल क्या बोला गया है? ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा करने में अ को ब से 12 मिनट अधिक समय लगता है। कितना समय अधिक लग रहा है भाई? 12 मिनट। 12 मिनट को आप इसमें आवर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 12/60। ठीक है, पहले कितना जा रहा है यहाँ पे देखो, 50 और 40 क्या हो रहा है? स्पीड हो रहा है। और दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा भाई? देखो, टोटल डिफरेंस निकलेगा 10। ठीक है, टोटल डिफरेंस कितना निकलेगा? 10। ये क्या होगा? दूरी। ये सब कॉन्सेप्ट आपको कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, है ना? कैसे ये डेवलप होता है, क्यों a माइनस बी किया जाता है ना? तो सब पूरा यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या कटेगा भाई? 12 से 12 का 5 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। बचा क्या हमारा? दूरी देखो, दूरी क्या बचा? 40 किलोमीटर। कहाँ पे है भाई 40 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर ए देखो। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी कितनी होगी भाई? कुल दूरी होगा 40 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? फिर अगला देखो 23 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है? कथन एक के बारे में, यदि किसी राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाने में 10 वर्ष लगेगा। क्या बोल रहा है? किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना होने जाने में 10 वर्ष का समय लगेगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितना गुना होता है मतलब n-1 इंटू क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाई टी या आर, जो भी यहाँ पे समय दिया होगा या जो भी यहाँ पे आर दिया होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो जितना गुना बोल रहा है, कितना गुना बोल रहा है? 2 गुना। 2 गुना बोल रहा है तो यहाँ पे 2-1 करोगे तो क्या आएगा भाई? 1। इसका मल्टीप्लाई होगा 100 से। कितना बोला है अपने को देखो, क्या बोला है? समय कितना लगेगा बोला है? 10% साधारण ब्याज दिया है। तो 0 से 0 कट जाएगा। टाइम का वैल्यू कितना निकल रहा है भाई? देखो 10 वर्ष निकल रहा है क्या? तो 10 साल में क्या हो रहा है? कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाए। तो पहला कथन क्या दिख रहा है यहाँ पे? ए एस क्या बोला है? सही बोला है कि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। दूसरा कथन क्या बोला है देखो, 10 वर्षों में कोई धन 6.1/4% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा बोल रहा है। कितना गुना बोला है यहाँ पे? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2-1 करूंगा, 1 इंटू 100 कितने में बोला है देखो? 10 वर्षों में हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, कितना साधारण ब्याज बोल रहा है भाई? कोई धन क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से? तो 6 24 और 1 25, 25 बटे क्या होगा? 4। 4 जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पे देखो 25 का एक बार में काटो, 25 चौं 100 हो जाएगा, 4 चौं 16। तो इसको कितना समय लग रहा है भाई? 16 वर्ष का समय लग रहा है। कितने वर्ष का समय लग रहा है? 16 वर्ष। लेकिन यहाँ पे कितना बोला है? 10 वर्ष। 10 वर्ष में कोई धन इतना प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है बोला है। लेकिन हमारा आंसर कितना निकल रहा है देखो? 16 साल, है ना?
तो 16 साल में कोई राशि इस कंडीशन पे पहुंच रहा है, तब वो क्या होगा, 6/1/4% ब्याज दर पर 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल रहा है 16, इसका दिया है 10। तो ये कथन नंबर 2 क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा सही होगा, कथन 1 सही होगा और कथन 2 क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल कथन 1 क्या है, सही है। ठीक है, मैथ्स में पेडागोजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो पेडागोजी के भी क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला देखो 24 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, बोल रहा है। पुल की लंबाई क्या होगी, पुल की लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होगा भाई, चाल गुणित समय, यही होगा, है ना। और यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है अपने को, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी बोला गया है। तो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसको पार करती है, एक पुल को पार करती है। तो पुल का तो यहाँ पे दूरी दिया नहीं है, तो उसको मान लो x बराबर, देखो चाल दिया है क्या अपने को, चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर दिया है, देखो 60 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये किलोमीटर में है, इसको अपने को कन्वर्ट करने का पड़ेगा किसमें आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, है ना भाई। किलोमीटर में है, इधर किस में दिया है, देखो 125 मीटर में दिया है, 125 मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में है। तो यूनिट अपने को चेंज करना पड़ेगा, 5 बटे क्या हो जाएगा 18 इंटू क्या हो जाएगा, कितना समय लगेगा भाई, 30 सेकंड का समय लगेगा। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 6 से कट रहा है क्या, 6 12 6 3 18, कितने बार में जा रहा है, ये 10 बार में जा रहा है। 3 से यहाँ पे देखोगे 10 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, 500 आ रहा है क्या। और यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, 125 प्लस एक्स। अगर एक्स का मैं वैल्यू निकालूंगा तो 125 इधर माइनस हो जाएगा और एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 125, मतलब वहां से 75, तो 375 बचेगा। कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर डी में। 24 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 375। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे किए, दूरी बराबर चाल गुणित समय से निकालें, बस और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ट्रेन का लंबाई दिया था, पुल का नहीं दिया था, उसके बाद इसका चाल देखो और समय कितना दिया है, 30 सेकेंड। ठीक है, बन जाएगा ये सवाल, सिंपल सवाल था। 25 नंबर का सवाल देखो क्या बोला गया है, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणा क्या होगी। भाई पहले किसी बच्चे को एकदम बड़ी बड़ी चीजों को सिखाया जाएगा तो वो ऐसे ही क्या हो जाएगा भाई, हताश हो जाएगा, है ना। तो उसको शुरू से क्या पढ़ाया जाता है, गिनती सिखाया जाता है, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक क्या होगा भाई, पहले चीजें आप उसको काउंट कराओगे, जैसे 5 उंगली है तो 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3, ऐसा, है ना। तो इसको पहले स्टार्टिंग में क्या सिखाओगे भाई, मूर्त चीज सिखाओगे। ठीक है, मूर्त से मतलब जो चीज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, मतलब अमूर्त चीज की ओर जाएगा। कहने का क्या मतलब है, कॉन्क्रीट अध्ययन से कहां तक जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, कॉन्क्रीट अध्ययन से कहां जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट तक जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मूर्त से कहां तक जाएगा भाई, अमूर्त की ओर बढ़ेगा। मूर्त से किधर बढ़ेगा, अमूर्त की ओर बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, कॉन्क्रीट से कहां तक जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट तक जाएगा, याद रख। ठीक है, अगला देखो 26 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, गणितीय चिंतन आधारित है, गणितीय चिंतन आधारित है। तो भाई गणितीय चिंतन मतलब मैथमेटिकल जो थिंकिंग है वो किस पर आधारित होगा, रीजनिंग पर, सीधा सीधा बात समझ में आ गया। तो इसमें जो भी लॉजिक होगा या रीजनिंग होगा वही क्या करेगा भाई, उसके थिंकिंग को बढ़ाएगा या उसके चिंतन को बढ़ाएगा या उसका बेस होगा। ठीक है, गणितीय चिंतन का आधार क्या होगा, मैथमेटिकल थिंकिंग किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, तो एक रहेगी लॉजिक पे, क्या तर्क लगेगा, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा इसका, रीजनिंग। ठीक है, तर्क शक्ति, रीजनिंग और तर्क शक्ति, या इसको क्या बोलेंगे भाई, विवेचन करेंगे। ठीक है, विवेचन, इस टाइप से याद रखना। तो क्या होगा भाई, लॉजिक होगा और रीजनिंग होगा। कहां पे है, देखो लॉजिक और रीजनिंग है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी, लॉजिक और रीजनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखो 27 नंबर का सवाल क्या बोला गया है, कृतिका बाएं से 12वें नंबर पर है, डिंपल दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वो अपनी स्थिति को बदलते हैं तो डिंपल दाएं ओर से 34वें स्थान पर आ जाएगी। ठीक है,
तो बाएं से कृतिका की नई स्थिति क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे उसकी नई स्थिति के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज देखना, क्या न्यू पोजीशन पूछा जाएगा। इंग्लिश वाला टर्म देखोगे व्हाट इज न्यू पोजीशन, और हिंदी में देखोगे नई स्थिति क्या है। तो जिसका नाम 2 बार आ रहा है, किसका नाम 2 बार आ रहा है, देखो एक डिंपल दाएं ओर से 24वें स्थान पर है और डिंपल दाएं ओर से 34वें स्थान पर है। कहने का क्या मतलब है, डिंपल का स्थान पहले क्या है 24वां, अब वो चेंज होकर के क्या हो जा रहा है, जब वो अपनी स्थिति को बदलते हैं, यदि वे अपनी स्थिति बदलें तो डिंपल दाएं ओर से कितने में हो जा रही है 34वें, तो 24 वाला उसका पोजीशन कितना हो जा रहा है भाई 34 हो जा रहा है। तो कितने का वृद्धि हुआ है 10 का वृद्धि हुआ है। तो 10 का जब वृद्धि इसमें हुआ है तो कृतिका के पोजीशन में भी 10 बढ़ेगा भाई। कृतिका का पोजीशन क्या है यहाँ पे देखो 12वें स्थान पर है, ठीक है 12वें स्थान पर है। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 22, और 22 ही क्या होगा कृतिका का न्यू पोजीशन होगा। ये बोला गया है बाएं से कृतिका की नई स्थिति क्या हो जाएगा, व्हाट इज न्यू पोजीशन ऑफ कृतिका फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, बाएं से कृतिका की जो स्थिति होगी नई स्थिति न्यू पोजीशन, वो क्या हो जाएगा 22। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसी के समान ही देखना एक क्वेश्चन और है। क्यों भाई, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती में 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना, 2 से 3 बार पूछ चुका है यही पैटर्न का। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में अपन इसी पैटर्न के ऊपर क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेट वाला कैलेंडर वाला ऐसा कुछ देखेंगे अपन। कृतिका बाएं से 17वें और दीपक दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि जब वो अपनी स्थिति बदलते हैं तो दीपक दाएं से 30वें स्थान पर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, 2 स्थान किसका है, 2 स्थान किसका है, 2 स्थान किसका है, यहाँ पे देखो 2 स्थान किसका है, एक दीपक दाएं से 24वें स्थान पर है, ठीक है 24वें स्थान पर है, और दीपक दाएं से कौन से स्थान पर है 30वें स्थान पर। तो दीपक का 24वें स्थान से कहां जा रहा है भाई 30वें स्थान तक जा रहा है। ठीक है, कितने स्थान तक जा रहा है 24वें स्थान से 30वें स्थान तक जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितने का बढ़ रहा है भाई, कितने का बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, यहाँ पे कितने का बढ़ रहा है, एक मिनट है ना, हाँ ठीक है। क्या बोला है, दीपक दाएं से कौन से स्थान पर है भाई 24वें, यहां पे देखो दीपक दाएं से कौन से स्थान पे है 30वें। तो कितना पोजीशन इसका बढ़ा, 6 पोजीशन बढ़ा। कितना पोजीशन बढ़ रहा है 6 पोजीशन। तो कृतिका के बारे में क्या बोला जा रहा है, देखो कृतिका के बारे में क्या बोला जा रहा है, कृतिका बाएं से 17वें पे है, बाएं से 17वें है। तो इसको जब 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 6 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, क्या होगा 23। ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका न्यू पोजीशन। इसी पैटर्न में आप 3 सवाल बनाओगे, इसी पैटर्न में 3 सवाल बनाओगे, न्यू पोजीशन ये हो जाएगा। जब भी ये बिटवीन के बारे में पूछे, बिटवीन के बारे में पूछे, या क्या बोलेगा भाई बिटवीन बोलेगा या उनके बीच में बोलेगा, तो जितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है, 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये बिटवीन इसका क्या हो जाएगा सेकंड। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि टोटल कितने विद्यार्थी थे ये बताओ, टोटल कितने विद्यार्थी थे ये बताओ, ये पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कैसे करोगे, जिसका सेकंड पोजीशन दिया है, देखो जो नाम 2 बार आया है और जिसका पोजीशन सेकंड दिया है, सेकंड वाला कितना है देखो 30वां है क्या, इसमें देखो दीपक दाएं से 24वां और दीपक दाएं से 30वां है। तो इसका सेकंड रैंक कितना है भाई 30 है। पहले वाले का रैंक कितना है 17 है, पहले वाले का रैंक कितना है 17, उसमें से -1 करोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। सेम क्वेश्चन 3 टाइप से पूछेगा, सेम टू सेम सवाल रहेगा, 3 क्वेश्चन इसमें पूछेगा। देखो 30 में से अब इसमें एक जाएगा तो क्या बचेगा 16, 30 10 40 6 46, ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया।
तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो ये क्या वाला है, न्यू पोजीशन वाला है, ये क्या है, बिटवीन वाला है, और ये क्या है, टोटल वाला है। तो इसमें क्या पूछा है, उनके बीच कितने छात्र हैं, उनके बीच मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन ऑफ देम, ऐसा कुछ पूछा जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन ऑफ देम, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 5 आएगा, 5 हमारा क्या होगा आंसर, 5 क्या होगा हमारा आंसर। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया है, इसको काटना है ना, ये 5 क्या होगा, सही होगा। मान लो यहाँ पे ये पूछता उनके बीच कितने स्टूडेंट हैं, ये ना पूछ करके क्या पूछता, कृतिका का नया, कृतिका का नया पोजीशन या नई स्थिति पूछा जाता, तो नई स्थिति में क्या हो जाएगा 23, नई स्थिति में क्या होगा 23, इसलिए ऑप्शन में भी देखो 23 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में देना, कितने छात्र हैं पूछा गया है, मतलब बिटवीन वाला पूछा गया है, तो 5 आंसर आएगा। नया पोजीशन अगर पूछता तो क्या आता भाई, 23 आता। इसी में अगर ये तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या या स्टूडेंट का नंबर कितना है, तब क्या बोलोगे 46, ठीक है। तो एक ही सवाल 3 टाइप से पूछेगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, उनके बीच कितने छात्र हैं, तो उनके बीच कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। यहां पे सुधारना, ये 50 कर दिया गया है, इसको सुधारना, ये क्या होगा 5, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर, बिटवीन वाला पूछा है, ठीक है। सेम सवाल को मैं ये 3 फॉर्मेट को इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूं क्या, हाँ। तो देखो 27 नंबर वाले में क्या होगा, 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न का बनता है, नया स्थिति क्या है, न्यू पोजीशन क्या है, दूसरा बिटवीन क्या है भाई, बिटवीन मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन ऑफ देम, और यहाँ पे तीसरा पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेम सवाल है, 3 टाइप से पूछेगा। तो किसका दूसरा नाम है, देखो यहाँ पे डिंपल का क्या बोला गया है भाई, दाएं ओर से 24वीं, डिंपल दाएं ओर से कौन से पोजीशन पे है, 24वीं, ठीक है। अपनी स्थिति बदल देता है तो डिंपल का स्थान क्या हो जाता है 34, कितना बढ़ा है देखो 10 बढ़ा है। तो अपन कृतिका में भी क्या करेंगे, कृतिका का पोजीशन है 12, इसमें क्या बढ़ाएंगे 10 बढ़ाएंगे, तो कृतिका का नया पोजीशन क्या हो जाएगा 22। नई स्थिति क्या होगी, नई स्थिति आएगा 22, यही आ रहा है क्या हमारा आंसर। अब इसी में क्वेश्चन ये पूछा जाए, मान लो ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, उनके बीच कितने स्टूडेंट हैं, उनके बीच कितने स्टूडेंट हैं, है ना, कितने स्टूडेंट हैं। तो उनके बीच मतलब बिटवीन ऑफ देम वाला पूछा जाएगा, तो जितना बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है भाई, 10 पोजीशन बढ़ रहा है, उसमें एक माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा 9, बिटवीन में क्या आएगा, इसका आंसर 9 आएगा। और सेम क्वेश्चन में अगर ये तीसरा फॉर्मेट पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, तब क्या करोगे भाई, जिसका सेकंड पोजीशन वाला है उसको देखो, मतलब क्या होगा, डिंपल का है 34, पहला किसका है भाई, देखो कृतिका का है 12, कृतिका का है 12, उसमें एक घटा दोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, कितना होगा 4 और 1 5, 3 और 1 4। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, तो क्या आएगा 45 आएगा। तो सेम सवाल है, 3 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा, 3 फॉर्मेट में पूछेगा उसको, कोई भी पूछ सकता है ना, कभी न्यू पोजीशन पूछ देगा, कभी बिटवीन पूछ देगा, कभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ देगा। क्लियर है, आई थिंक ये सवाल बन गया होगा सभी से। इसको थोड़ा सा सुधारना, ये कितना होगा 5 होगा, है ना, बिटवीन वाला पूछा गया है। अगला देखो 29 नंबर का क्या बोला गया है, यदि गगन को 7 स्थान से दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 18वां हो जाता है, बोला क्या बोला है भाई, गगन के बारे में क्या बोला गया है, बाएं से कौन से पोजीशन पे, 18वां पोजीशन पे पहुंच जाता है। किस कंडीशन में वो पहुंच रहा है 18वां पोजीशन, जब उसको दाएं ओर स्थानांतरित कर रहे हो 7 स्थान, दाएं ओर 7 स्थान स्थानांतरित कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहां पे क्या होगा देखो, 7 स्थान उसको क्या कर रहे हो भाई, आगे बढ़ा रहे हो, दाएं से आगे, मतलब उसका स्थान कौन सा था, वो पहले बैठा था 11वें नंबर पे, पहले बैठा था 11वें नंबर पे। जब इसको 7 स्थान दाएं और स्थानांतरित किए हैं, तब ये कहां पे गया है बताओ, बाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यही तो बोला गया है ना।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू क्या होता है, टोटल कितने छात्र हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो स्थान बदलने से पहले गगन का दाएं से क्या स्थान है, दाएं से क्या स्थान है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट पे क्या था भाई, 11वें स्थान पे था, राइट से निकालना है इसका स्थान -1, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है, 45 दिया है, कितना दिया है, 45, ठीक है। जब ये दोनों को घटाओगे 10 बचेगा, उधर जाकर माइनस होगा, तो राइट साइड से उसका स्थान क्या आएगा, 35। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 35, देखो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ये वाला सवाल समझ में आया, कैसे उसका पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। अगला देखो 30वें नंबर का सवाल, क्या बोला गया है 30वें नंबर के सवाल में, 1 सितंबर 1799 को कौन सा दिन था। कैलेंडर में ऐसे 2-3 सवाल आएंगे भाई, तो इसमें ध्यान देना, है ना। सबसे पहले एक याद रखोगे, इसमें एक मंथ कोड रहता है, पूरा डिटेल से इसको पढ़ा चुके हैं अपन कोर्स में, है ना। 3-4 दिन पहले ही इसका एकदम बढ़िया वाला क्लास लाइव हुआ था, है ना। तो यहाँ पे देखो मंथ कोड बताया था 144 025 036 146, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये उसका क्या रहता है, मंथ कोड रहता है। तो इसमें क्या सिखाया था बताओ, जब भी ऐसा दिखे तो जो डेट होगा, डेट को पहले जो सिंगल डेट होगा उसको 7 से भाग दोगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेष फल आएगा उसको अपने को लिखना है। तो एक को 7 से भाग दोगे, कितना बचेगा भाई, एक ही बचेगा, ठीक है। 7 जीरो जीरो बार में जाएगा, एक शेष फल बचेगा। दिसंबर, दिसंबर का मंथ कोड देखो क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है क्या, तो प्लस क्या करोगे 6, फिर प्लस देखो लास्ट का 2 डिजिट अपने को ध्यान देना है, लास्ट का 2 डिजिट अपने को ध्यान देना है, मतलब 99 को एक बार भाग दोगे 7 से, और इसमें जो शेष फल आएगा उसको लेना है अपने को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौं 28, कितना आएगा भाई, एक शेष फल बचेगा, तो एक शेष फल यहाँ पे लिखोगे। फिर इसी 99 को अपने को किससे भाग देना है, 4 से, लेकिन अब इस बार क्या करोगे, शेष फल नहीं लोगे, भाग फल को लोगे भाई। कितना आएगा देखो, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, एक, फिर कितना बचेगा, 4 चौं 16, अपने को और मतलब नहीं है, शेष फल से मतलब नहीं, इसमें किससे मतलब है, 24 से, है ना। 24 चौं 96, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई, 24 आएगा, ठीक। तो सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, 24 6 30, और 2 कितना आ रहा है, 32, 32 को 7 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा देखो, 7 चौं 28, बचेगा कितना, 4 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। और ये 4 का कोड क्या है, एक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या होगा हमारा आंसर, वेडनेसडे। वेडनेसडे बुधवार सही होगा, कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सेम सवाल होगा, इसको भी वैसे ही पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेट को अलग अलग दिया है, मतलब जितने दिन का हम लोग को यहाँ पे झूठ बोलेगा, अपने को भी वहां पे झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले जो डेट दिखेगा उसको 7 से भाग दोगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसको लिखोगे, ये क्या होगा, मंथ कोड होगा। फिर यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट आएगा, उसको 7 से भाग दोगे एक बार, और लास्ट का 2 डिजिट बचेगा, उसको एक बार 4 से भाग दोगे। 7 से जब भाग दोगे तो इसमें लेना है शेष फल, और 4 से जो भाग दोगे उसमें लेना है आपको भागफल, ठीक है। चलो 31 नंबर का सवाल देखो, क्या बोल रहा है, अगर 25 जुलाई 1983 को शनिवार है, तो सेम वही करना है, क्या, 25 जुलाई 1983 को क्या बोला है भाई, ये शनिवार बोला है। चलो इसको बाद में देखते हैं, शनिवार बोला है ना, पहले तो ये सॉल्व कर लो। 7 से इसको भाग दोगे, रिमाइंडर जितना आएगा उसको लेना है, 7 या 21 4 25, जुलाई, जुलाई, जुलाई का कोड क्या होता है भाई, 0, ठीक है। 1983, 83 को एक बार 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, 11 सत्ते 77, कितना बच रहा है, 3 3 6 बच रहा है, शेष फल 6 बच रहा है। फिर देखो, और इसको जब 4 से भाग दोगे तो इसका भागफल अपने को लेना है, तो 4 दूनी 8, और 3 बच रहा है, मतलब ये 0 होगा भाई, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना आएगा 6 4 10 और ये क्या हो जाएगा 30। 30 बटे क्या करोगे 7, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होगा, तो 7 करोगे कितना आएगा 7 21 7 4 28, 2 बचेगा। 2 बचेगा कहने का क्या मतलब है, एक संडे और दूसरा क्या हो जाएगा मंडे। ये समझ में आया, दूसरा क्या होगा मंडे। ठीक है, अब अगला देखो, दो आया हमारा आंसर क्या आया मंडे, लेकिन ये आंसर क्या दिया है अपना देखो 25 जुलाई 1983 को क्या दिन है बोला है, ये शनिवार बोला है। क्या बोला है, शनिवार। तो हमसे कितना दिन का झूठ बोला गया है, हमारा उत्तर कितना आ रहा है भाई, मंडे आ रहा है, सोमवार आ रहा है। तो हमसे 2 दिन पीछे का झूठ बोला गया है, 2 दिन पीछे का झूठ बोला गया है, शनिवार और रविवार 2 दिन का झूठ बोला गया अपने को। तो हम लोग इधर जो आंसर लाएंगे उसमें भी अपने को 2 दिन का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितना ये झूठ बोला है अपने को बोलना पड़ेगा। क्या बोला गया है, 16 नवंबर, 16 नवंबर 1931। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। नवंबर का कोड देखो कितना होता है, 4 होता है, 4। 31 को 7 से भाग दोगे, 7 21 7 4 28, 2 और 1 3 बचेगा। फिर 4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 4 सत्ते 28 है ना, इसमें लोगे भागफल। तो 7 3 10 4 14 2 16, 16 बटे 7 कितना बच रहा है देखो 2, मतलब इसमें भी क्या आ रहा है आंसर मंडे। और मंडे हमारा आंसर होगा क्या, नहीं इसमें 2 दिन का अपने को झूठ बोलना पड़ेगा और क्या आ जाएगा संडे, मतलब क्या आ रहा है हमारा उत्तर संडे आ रहा है। यही आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो शनिवार जी है ना, 2 दिन का झूठ बोला गया है तो क्या होगा शनिवार, शनिवार। ठीक है, 2 दिन अपने को बैक जाना है, सोमवार से 2 दिन पीछे जाना है, एक होगा रविवार और उसके बाद क्या आएगा शनिवार। शनिवार हमारा आंसर होगा। कहाँ पे है शनिवार देखो, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्लियर। ऐसा सवाल देखो सेम टू सेम है, 32 नंबर का सेम है, कुछ अलग नहीं है। जैसे ये सवाल बनाए थे अपन वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे भाई, यहाँ पे देखो डेट सेम मंथ सेम, डेट सेम मंथ सेम वैसे दिख रहा है क्या, ये डेट देखो 12, यहाँ पे भी देख रहे हो 12, यहाँ पे देखो मंथ, यहाँ पे देखो मंथ, दोनों सेम है। लेकिन इसके पहले वाले सवाल में देखो दिया तो वही था, लेकिन यहाँ पे डेट अलग है, मंथ अलग है। ठीक है, डेट अलग है, मंथ अलग है। तो जब भी डे सेम मंथ सेम दिखेगा, 12 मई 1912 और क्या दिखे 12 मई 1924। ठीक है, तो डेट सेम मंथ सेम जब दिखे तो कितने साल का फर्क है ये अपने को देखना है। 12 दूनी 24 मतलब कितने साल का अंतर दिख रहा है भाई, 12 साल का अंतर दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा चीज क्या ऐड करना है, इसके बाद देखो कि कौन सा वर्ष ऐसा है जो लीप वर्ष है। लीप वर्ष जो 4 से कटे वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। 12 लीप वर्ष होगा क्या, हाँ होगा, ऐसा है। लेकिन यहां पे देखो 12 तो जा चुके हैं, इसको आपने को काउंट करना ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 29 तारीख तो जा चुका है भाई, अपने को कहां से काउंट करना है देखो 12 मई से काउंट करना है ना। कहां से काउंट करना है, 12 मई से काउंट करना है। तो 1912 नहीं जोड़ेंगे है ना। उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 20 और उसके बाद क्या आएगा 24। तो 24 काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। क्यों काउंट होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो 12 मई तक दिया है और अपने को जाना है 29 मई के बाद ही तो जाना है, यहाँ पे सॉरी 29 फरवरी के बाद जाना है। 29 फरवरी के बाद मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो उसके बाद ही 12 मई आ रहा है। मतलब ये काउंट होगा भाई, 24 काउंट होगा है ना, 12 काउंट नहीं होगा। उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि 29 मई को अपन पार कर चुके हैं। काउंट कहां से कर रहे हैं, गिनती कहां से शुरू हो रही है, 12 तारीख से शुरू। ठीक है, तो इसीलिए 12 यहाँ पे देखो क्या आएगा 16 20 और 24, 3 क्या आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है। 3 क्या आ रहा है, लीप वर्ष। 12 3 क्या हो जाएगा 15, 15 को 7 से भाग दोगे कितना बचेगा, 7 दूनी 14, एक आएगा। एक आएगा कहने का क्या मतलब है, संडे। एक आएगा कहने का क्या मतलब है, संडे। हमारा आंसर क्या आएगा भाई, संडे। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या आएगा, संडे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। सहायक शिक्षक भर्ती का कोर्स योगेंद्र साहू क्लासेस के द्वारा भी लाया गया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे और
लाइव क्लास भी चल रही है इसमें, मात्र 999 पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखना, एक बार कोशिश करना, और अधिक जानकारी के लिए आप 8770123667 इस नंबर पे कॉल करके क्लासेस के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, क्लासेस लगातार चल रही है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी क्लासेस के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, क्लासेस के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप कोचिंग के दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है ना। तो कीटभक्षी पौधा के बारे में पीचर प्लांट भी बोलते हैं, है ना। पीचर प्लांट मतलब घटपर्णी को क्या बोला जाता है? पीचर प्लांट। क्यों भाई? ये दलदली वाले क्षेत्र में रहता है एक प्रकार से, और वहां पे रहता है नाइट्रोजन का कमी। अब नाइट्रोजन की कमी को इसको क्या करना है? पूरा करना है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े को क्या करते हैं? शिकार करते हैं या खाते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे क्या हो जाएगा? पीचर प्लांट एक प्रकार का क्या है? कीटभक्षी पौधा है, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार करता है या कीटभक्षी को खाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखो 34 नंबर का सवाल, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, है ना, फील्ड ट्रिप का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भाई किसी भी बच्चे को पहले पुस्तक से रटवाओगे तो पुस्तक से रटवाने से बढ़िया अब इसका एग्जाम्पल देखो, है ना। क्या भाई? जैसे कोई पिक्चर होगा, उस पिक्चर को अगर मैं पढ़ाऊं, बाहुबली की कहानी होगी, बाहुबली को मैं किताब में पढ़ाऊं तो बोरियत लगने लगेगा। लेकिन वही बाहुबली मूवी को आप पिक्चर में देखोगे, टीवी में देखोगे तो वो जल्दी ज्यादा समय तक याद रहता है ना। समझ में आ गया? तो वैसे ही यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर उनको उस जगह पर डायरेक्ट ले लिया जाएगा, है ना, फील्ड भ्रमण करवाया जाएगा, फील्ड ट्रिप करवाया जाएगा, तो चीजें को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा या डायरेक्ट क्या होगा? एक्सपीरियंस प्रदान होगा, याद रखना। ठीक है, फील्ड भ्रमण से, जैसे सिरपुर वाला लक्ष्मण मंदिर है, अगर वहां पे घुमाने लेकर के जाएं, फील्ड ट्रिप करवाने लाए, तो वहां पे क्या होगा भाई? वो लोग देख पाएंगे उस चीज को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। बेसिक सा सवाल है। ठीक है, ईवीएस की कक्षा में कहानी सुनाने और कविता गाने से बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो किस कौशल का विकास होता है बताओ? किस कौशल का विकास होगा भाई? तो यहां पे याद रखना, कल्पनाशीलता और स्थानीय से वैश्विक स्तर पर क्या होगा? समझ होगा उनका। मतलब क्या होगा भाई? सोचने समझने का जो स्मृति करने का क्षमता है वो क्या होगा? ग्रोथ होगा, उसमें कौशल विकास होगा, है ना। 37 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ठीक है, दूषित जल के सेवन से होगा। तो दूषित जल के सेवन से याद रखना, एक होता है हैजा, और एक सुने हो टाइफाइड के बारे में, एक सुने हो टाइफाइड। ठीक है, ये दोनों किससे? दूषित जल से होता है। कहां पे है? देखो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 38 नंबर का देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है भाई? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? देखो, छात्रों की प्रक्रिया में सुधार होगा और उसका क्या होगा? सर्वांगीण विकास का आकलन होगा। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन करने का मतलब क्या है भाई? उसको प्रैक्टिकली रूप से सिखा रहे हो, थ्योरेटिकली सिखा रहे हो, तो मतलब वो क्या कर रहा है भाई? क्रिएटिव माइंड वाला बन रहा है, सोचने समझने की उसकी क्षमता वृद्धि हो रही है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होगा? एक तो सुधार होगा और उसका सर्वांगीण विकास का क्या होगा? आकलन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। अगला देखो, भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? पहला क्या बोल रहा है? यह एक सचेत और नियमबद्ध प्रक्रिया है। दूसरा देखो, यह एक अनौपचारिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये हमारा क्या होगा भाई? भाषा अर्जन मतलब क्या है? भाषा अर्जन, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना,
छत्तीसगढ़ के परिवेश में अगर ले रहा है तो वो छत्तीसगढ़ी सीखेगा। तमिल भाषा में तमिल की ओर जा रहा है तो तमिल सीखेगा। फॉरेन में कंट्री में पैदा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है भाई, अपना लैंग्वेज सीखेगा। मतलब ये औपचारिक भाषा है क्या? नहीं है, है ना। तो ये अनौपचारिक भाषा है और स्वाभाविक रूप से सीख जाने की प्रक्रिया है। उसको अलग से बचपन से छत्तीसगढ़ी थोड़ी पढ़ा रहे हो यार, उसको क्या कर रहे हो, बोल बोल के सुन सुन के वो सीख रहा है। तो ये कैसी भाषा है? एक प्रकार का अनौपचारिक है और स्वाभाविक सी सीखने वाली प्रक्रिया है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 40वें नंबर का देखो, वाइगोत्स्की के बारे में क्या बोला गया है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो किससे सीखेंगे भाई, भाषा का अनुकरण करेंगे क्या। यहाँ पे देखो वाइगोत्स्की एक सिद्धांत देगा, उस सिद्धांत के अनुसार बोलेंगे बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? तो अंतः क्रिया से, सामाजिक अंतः क्रिया से सीखेंगे। वयस्क और सहपाठियों के साथ सामाजिक अंतः क्रिया से क्या करेंगे, ये चीजों को सीखेंगे। अगला देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अपनी बातों को सहजता से अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। भाई उसके में क्या डाउट है बच्चे में, है ना, क्या बोलना चाह रहा है, या कोई संदर्भ है उस संदर्भ के बारे में उसको पूछ रहे हो, तो वो किस टाइप से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, अपना किस तरह से वो बता रहा है। ठीक है, तो उसको अपनी सहजता से क्या बताने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहा है तो क्लास के पूरे बच्चे हंस दे रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, एक प्रकार का संकीर्ण माइंड हो जाएगा बच्चे का, है ना, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो अपनी बात को सहजता से क्या करना, अभिव्यक्त करने का अवसर देना सही होगा, है ना। किसका, भाषा शिक्षण का उद्देश्य। 42 नंबर का देखो, प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी बहुभाषी का क्या हो जाएगा भाई, को देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए भाई, बहुत से भाषाओं को जान रहा है ना, तो मतलब क्या है, एक प्रकार का उसका रीच सोर्स है। भाई कोई भी क्षेत्र विशेष में रहेगा तो वही लोकल लैंग्वेज जानेगा, तो कहीं बाहर जाएगा तो वो बात नहीं कर पाएगा सही से। अगर वो मल्टीपल सोर्सेस उसके पास हैं या वो भाषा को बोलने वाला जानेगा, तो वो क्या है, एक प्रकार का रिच रिसोर्स है। इंग्लिश टर्म देखना ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। रिच रिसोर्स एक कैसी है, समृद्ध संसाधन की क्रिया, याद रखना, है ना, समृद्ध संसाधन है। पठन वैकल्य, ठीक है, इसका संबंध किससे है भाई, पठन मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत आ रहा है तो सक्षम नहीं है ना, डिसेबल है। रीडिंग में वो क्या है, डिसेबल है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पढ़ने का, है ना, उसको प्रॉब्लम हो रहा है या डिसेबिलिटी हो रही है, डिसलेक्सिया के बारे में याद रखना। फिर अगला देखो 44 नंबर का सवाल, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित रहता है। ठीक है, तो इसमें याद रखोगे कौन सा ऐसा प्रक्रिया होगा भाई, जिसमें अपन डायरेक्ट मेथड जब यूज करेंगे या डायरेक्ट मेथड जब पढ़ाएंगे, है ना, ये मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रवेश क्या होता है, वर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित रहता है, तो ये रहता है कौन सा, डायरेक्ट मेथड में, याद रखोगे। ठीक है, जीएस के कुछ सवाल आ जाएंगे। 45 नंबर का देखो, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में निम्नलिखित था, सम्मिलित था, यह कहां से प्रमाण मिलता है। किसके बारे में बताया गया है, गुजरात का। और किसका बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। इसका साम्राज्य कैसे बनता है, ये पूरा कहानी आप लोग जानते होंगे, एकदम पूरा आप डिटेल से नहीं बताएंगे। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख होगा, उसमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उसमें गुजरात तक भी फैला हुआ है, याद रखोगे। कौन सा, जूनागढ़ शिलालेख। किस ऑप्शन में देखो, रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, याद रखोगे। ठीक है, फिर अगला देखो 46 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था। तो याद रखोगे 45 में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ था, याद रखना। 47 देखो, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है भाई, नींबू और संतरा में पाया जाता है ना, नींबू और संतरा में, याद रखना सिट्रिक एसिड।
48 नंबर का देखो, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या बोला जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक है, वास्तविक राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। 49 नंबर का देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है? कौन से सही है भाई? तो इसमें से कौन सा सही है? देखो, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, सही है। अब उस दास से मतलब स्त्री दास से अगर कोई बच्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा और महिला दासी दोनों दासत्व की प्रक्रिया से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ऐसा बोला गया है किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो पहला क्या बोला है? देखो, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, सही बोल रहा है ये। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग में जो पुत्र प्राप्त होगा या पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। ठीक है, अभी बताया था मैं, है ना? अगर उसका कोई पुत्र जन्म हो रहा है तो स्त्री दासी और उसका पुत्र दोनों दासत्व से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता है क्या? नहीं, नहीं मिलता भाई, है ना? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है, नहीं मिलता, है ना? तो कौन सा सही होगा? देखो, 1 और 2 सही है। 1 और 2 क्या है? सही है। 50वें नंबर का देखो, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है अपने को। कथन 1 दिया है, कारण आर दिया है। राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? बोला गया है संवैधानिक संस्था है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग दिया गया है ना आपके अनुच्छेद में, है ना? आर्टिकल में, संविधान में बताया गया है। तो राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है भाई? संवैधानिक निकाय है, सही बोल रहा है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को नहीं देता भाई, वित्तीय सहायता के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता, ये गलत है। कंट्रोल तो पूरा का पूरा किसका है भाई? वित्त आयोग का ही है। कंट्रोल पूरा पूरा किसका है? वित्त आयोग का ही है। तो ए सही दिख रहा है अपने को, ए सही दिख रहा है और आर क्या है? गलत है, नहीं कर सकता बोल रहा है। ए सही है और आर क्या दिख रहा है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉप एमसीक्यूज थे, मतलब प्रैक्टिस सेट था। ये प्रैक्टिस सेट आपको अब थोड़ा डेली कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन के आसपास लगभग प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, कोर्स में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है, वहां पे लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जीएस पढ़ाया जा रहा है। लेकिन भाई देखो, 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर अप किया जाएगा? तो खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई 2 महीना सब भूल जाओ। अभी देश संसार में हो क्या रहा है, कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सबसे अपने को अभी मतलब नहीं है। अभी क्या भाई, अपना 2 महीने का जो जीवन है वो एक प्रकार से लॉकडाउन में जैसे हम लोग थे वैसे निछावर कर दो पढ़ाई के ऊपर डेडिकेटेड करके। ठीक है, 2 महीना के बाद जो आपका तामझाम है, इधर उधर का है, घूमना फिरना है, वो सब आराम से कर लेना। लेकिन अभी 2 महीने का आपका पूरा डेडिकेटेड तैयारी चाहिए इतने बड़े सिलेबस को अभी कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ आप टेस्ट सीरीज के बारे में और कोर्स के बारे में कोचिंग के दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।